जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं जनाब। कुछ चीज़ें हैं जो आज इस्टेब्लिश हुई वो आपके सामने रखते हैं। एक तो पैका कानून जो है वो पास हो गया है पार्लियामेंट से, और अब इशू ये है कि किसी ने भी कोई फेक न्यूज़ दी या किसी को महसूस हुई कि ये जो खबर है ये फेक है तो उसके खिलाफ बड़ी ठीक ठाक किस्म की तादीबी कार्रवाई की जाएगी। और मुझे लगता है कि सोशल मीडिया के जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता फंसना शुरू हो जाएंगे। इसकी डिटेल क्या है ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील के साथ बताएंगे। और मैं अपने पेपर्स चेक कर रहा था तो मुझे याद आया कि 1000 अरब रुपए का जुर्माना होने लगा था मलक रियाज साहब को, लेकिन एक साहब दरमियान में आए थे और उनकी वजह से ये जुर्माना 1000 अरब से कम होकर 460 अरब रुपए हो गया था। ये पूरी कहानी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है। अब ये मुज़ाकरात का चैप्टर क्लोज हो गया। क्या वाकई क्लोज हो गया? ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज की ऑडियो लीक हुई है और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक लीडर है जिनके साथ उनकी गुफ्तगू है। क्या ये ऑडियो दुरुस्त है या जाली है? ये भी हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ कुछ छोटी छोटी खबरें हैं कि कल गवर्नमेंट ने जो मिसिंग पर्सनस है उनका कमीशन का नया सरबराह तैनात किया था। वो नए सरबराह कहाँ हैं ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। और फिर सलमान अकरम राजा साहब और मरवत साहब की सुलह हो गई है। सुलह किसने करवाई, क्यों करवाई, ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताया जाएगा। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और ये जो बेल आइकन है इसको जरूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी खबर, हर अच्छी चीज़ और हर अच्छी बात जो है वो सदका जारिया होती है। और अगर आपको ये बातें पसंद आएँ, अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज के व्लॉग का आगाज हम छोटी छोटी खबरों से कर रहे हैं। पहली छोटी खबर जो है वो मिसिंग पर्संस कमीशन के नए सरबराह से रिलेटेड है। कल वज़ीर-ए-आज़म साहब ने जस्टिस रिटायर्ड फकीर खोखर साहब को इस कमीशन का सरबराह बनाया था और आज ये खबर गर्दिश कर रही है कि जस्टिस खोखर साहब जो हैं वो सर्विसेज हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हैं। बुजुर्ग आदमी, 80 साल उनकी उम्र है और इस वक्त उनकी हालत बहुत ख़राब है। वो चलने फिरने, बोलने और सुनने की सलाहियत से सरे दस्त महरूम है। अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और वो उसके बाद अपनी जो नई तैनाती है उसके ऊपर काम कर सकें। लेकिन सरदस वो सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर के अंदर एडमिट हैं। कमरा नंबर उनका 3 है, दूसरे फ्लोर के ऊपर इनका कमरा है, VIP ब्लॉक है। तो अब ये खबर और ये क्लिप गर्दिश कर रहा है जो आपके सामने है और एक तस्वीर भी गर्दिश कर रही है कि वो अपने बेड के ऊपर पड़े हुए हैं और उनकी जो फैमिली है उनके दाएं बाएं खड़ी है। डॉक्टर्स जो हैं वो उनकी हालत से को बहुत ज़्यादा मुतमईन नहीं है। 80 साल इनकी उम्र है। तो अब एक यहाँ पे सवाल पैदा होता है कि अगर तो गवर्नमेंट मिसिंग पर्संस कमीशन को बहुत इंपॉर्टेंस देती है, वो समझती है कि वाकई बहुत बड़ा इशू है, तो फिर उन्हें ये चाहिए था कि जिस सरबराह का भी तयन करते तो उसके कम से कम चीज़ों के बारे में या उसके नियर अबाउट्स के बारे में या उनकी मेडिकल कंडीशन के बारे में या उनकी ज़हनी और जिस्मानी हालत के बारे में कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट वर्किंग करती, कुछ ना कुछ तो पूछ लेते। लेकिन बजाय इसके कि जस्टिस फकीर खोखर साहब की हालत का पता करके उनकी तैनाती की जाती, मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब के सामने फाइल आई, उन्होंने दस्तखत किए और आगे उसको धकेल दिया। ये चीज़ साबित करती है कि मिसिंग पर्सन जो कमीशन है उसकी क्या प्रेफरेंस है या उसकी तरजीहात की फहरिस्त के अंदर वज़ीर-ए-आज़म साहब की नज़र में उसकी क्या तरजीह है। तो ये एक अजीब सी बात है और आज ही मिसिंग पर्सन से रिलेटेड जितने लोग थे उन सब ने वावेला करना शुरू कर दिया कि जनाब आपने ये सरबराह तैनात किया है और वो भी तवील अरसे बाद, क्योंकि दरमियान में इतना गैप था कि लोग आते थे अपने जो लोग हैं जो मिसिंग हैं उनके बारे में कमीशन के दफ्तर में आके पूछते थे तो उनको ये जवाब दिया जाता था कि जब कमीशन का सरबराह ही नहीं है तो आपका मसला हल कैसे हो सकता है। तो अब गवर्नमेंट ने एक ऐसा सरबराह तैनात कर दिया है जो अस्पताल के अंदर एडमिट है और सरदा से ऐसा नहीं लगता कि अगले 2-4 महीनों में वो इस काबिल हो सकें कि वो अपने दफ्तर आके जो लायकीन हैं उनकी खबरगिरी कर सकें या उनकी बात सुन सकें। तो ये है गवर्नमेंट की सीरियसनेस का शाहकार, सीरियसनेस का सबूत। तो इसके ऊपर बहुत से सवाल उठने शुरू हो गए। जनाब आज सलमान अकरम राजा साहब और शेर अफजल मरवत साहब के दरमियान जो लड़ाई थी उसे अली अमीन गंडापुर साहब ने ख़त्म करवा दिया। उन्होंने कहा ये दोनों अच्छे बच्चे बने, दोनों हाथ आगे बढ़ाएं, एक दूसरे के साथ हैंडशेक करें, फिर एक दूसरे के साथ बगल गिरो और उसके बाद ये वादा करें कि हम एक दूसरे के साथ नहीं लड़ेंगे। तो गंडापुर साहब ने दरमियान में इंटरवेंशन करके दोनों को बिठा के दोनों की सुलह करवा दी है और दोनों ने यह फैसला किया है कि आइंदा हम एक दूसरे के खिलाफ बात नहीं करेंगे। लेकिन अब सवाल फिर वही है कि शेर अफजल मरवत साहब को
कितना अरसा आप रोक लेंगे, क्योंकि मरवत साहब एक ऐसा शेर हैं, जब वो पिंजरे से बाहर निकल जाता है तो फिर जो सामने आता है उसको चीर फाड़ देता है, फिर उनको कंट्रोल करना आसान काम नहीं होता। तो ये एक सुलह तो हो गई है सलमान अकरम राजा साहब के साथ उनकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि शेर अफजल मरवत साहब ज़्यादा अरसा खामोश रह सकेंगे, क्योंकि इनका डीएनए नहीं है कि ये खामोश रह सकें या किसी के साथ सुलह सफाई के साथ आगे बढ़ सके। पिछली बार भी गंडापुर साहब ने ही इनकी सुलह करवाई थी, क्योंकि इमरान खान साहब ने इनको पर्सोना नॉन ग्राटा करार दे दिया था और इनके ऊपर पाबंदी लगा दी थी कि वो इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए जेल भी नहीं आ सकते, और ये भी कह दिया था कि आप पार्टी के अफेयर के ऊपर कोई टॉक शो नहीं करेंगे, किसी जगह कोई तासुर नहीं देंगे, किसी जगह आप रिमार्क्स नहीं देंगे। बल्कि उस जमाने में यह भी महसूस होना शुरू हो गया था कि शायद शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाल दिया जाए, लेकिन उस वक्त भी गंडापुर साहब ने बड़ी मुश्किल से इनकी सुलह करवाई थी। और उसके बाद जब मामला सेटल हुए तो शेर अफजल मरवत साहब ने 2.5 माह के अंदर दोबारा पॉइंट ऑफ नो रिटर्न्स पे चीज़ों को ले जाके खड़ा कर दिया, और उसके बाद ये सारी सूरत आपके सामने डेवलप हुई। लेकिन अब बहरहाल फैसला हो गया और अच्छी बात है, इसी स्पिरिट के साथ मुल्क आगे बढ़ सकता है और पार्टी भी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अब यहां पे एक सवाल ये पैदा होता है कि आपने एक साइड पे ये महसूस किया कि जब दो अरकान के दरमियान या दो लीडर्स के दरमियान इख्तलाफात हों तो उससे पार्टी को नुकसान हो सकता है, फायदा नहीं हो सकता, और इन दोनों के दरमियान सुलह होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ जब गवर्नमेंट के साथ आपके मामलात फंस गए हैं और गवर्नमेंट आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहती है और चाहती है कि टेबल के ऊपर बैठ के मामलात सेटल हो जाएं, और इमरान खान साहब ने खुद भी इसी ख्वाहिश का इजहार किया था, लेकिन जब 3 मीटिंग्स हो गई मुज़ाकराती कमेटी की तो चौथी मीटिंग पे आके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वो कर दिया जो शेर अफजल मरवत साहब ने सलमान अकरम राजा साहब के साथ किया था, या सलमान अकरम राजा साहब ने उसका जवाब दिया था, यानी पूरी टेबल को ठोकर मार के दूर कर दिया गया था, हटा दिया गया था। तो अगर आप एक साइड पे ये महसूस करते हैं कि पार्टी के लोगों को बैठ के अपने मामला सेटल करने चाहिए, तो जब मुल्क का मामला आता है तो उस वक्त आपका रवैया मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता है। उस वक्त इमरान खान साहब ये कह देते हैं कि जनाब जाओ, मैं मुज़ाकरात नहीं करता, क्योंकि आज इमरान खान साहब ने क्लियरली जवाब दे दिया है कि जनाब हम तो ये चाहते थे 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन बने। अब क्योंकि गवर्नमेंट ने 7 दिन के अंदर जुडिशल कमीशन नहीं बनाया तो हमारी तरफ से जवाब है, अब हम किसी किस्म के मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं होंगे। तो इमरान खान साहब ने जवाब दे दिया, और ये जवाब उन्होंने आज अपने वकला से बात करते हुए दी, आज क्योंकि वकला उनके पास गए थे जेल के अंदर, और वहां पे इमरान खान साहब ने क्लियरली जवाब दे दिया। तो वही बात दोबारा कि गंडापुर साहब को चाहिए था कि यहां पे भी इंटरवेंशन करते और अपने प्राइम मिनिस्टर साहब या अपने लीडर को या अपने बानी चेयरमैन को समझाते कि खान साहब हमारे पास हल एक ही है कि हमें गवर्नमेंट के साथ बैठना चाहिए और बैठ के मामलात को सेटल करना चाहिए। अगर हम मामला सेटल नहीं करेंगे तो इससे हमें भी नुकसान होगा और साथ साथ मुल्क को भी नुकसान होगा, और अगर ग्राउंड ही नहीं होगा तो फिर हम खेल कैसे सकेंगे। तो हमें चाहिए कि हम मामलात को सेटल करें। तो गंडापुर साहब अगर सलमान अकरम राजा साहब और शेर अफजल मरवत साहब के मामलात को सेटल कर सकते हैं तो मेरा ख्याल है वो गवर्नमेंट के साथ भी अपनी पार्टी के मामला सेटल कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वहां पे शायद उनका व्यू मुख्तलिफ है, वहां पे ये समझते हैं कि नहीं, अगर मुल्क का नुकसान होता है, अगर गवर्नमेंट का नुकसान होता है, अगर पार्टी का वहां पे नुकसान होता है तो होने दें, लेकिन यहां पे सलमान अकरम राजा और जो शेर अफजल मरवत है उनके दरमियान सेटलमेंट होनी चाहिए। तो एक दूसरा व्यू है जो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर प्रवेल करता हुआ नजर आ रहा है, और इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि नहीं। अब यहाँ पे एक और सवाल भी पैदा होता है कि मुज़ाकरात से इमरान खान साहब ने इनकार क्यों किया। मैं इससे पहले भी आपको बता चुका हूं कि बुनियादी तौर पे तो 190 मिलियन पाउंड केस का इशू था। इमरान खान साहब ये चाहते थे कि जब एंगेजमेंट हो, मुज़ाकरात हो, तो 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला नहीं आना चाहिए, और ये फैसला बड़े अरसे तक रुका भी रहा। आपको याद होगा कि 18 दिसंबर को ये फैसला होल्ड हुआ था, लेकिन 23 दिसंबर को जज साहब ने 6 जनवरी की तारीख दे दी। फिर 6 जनवरी को जब वकला पहुंचे तो ये मामला 13 जनवरी पे चला गया, और जब 13 जनवरी को फैसला सुनाने का वक्त आया तो फिर ये 17 जनवरी को चला गया, और फिर फैसला 17 जनवरी को सुनाया गया था। और इस दौरान मुज़ाकरात होते रहे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी अच्छा बच्चा बन के दूसरी जो पार्टियां थी, जो हुकूमती इत्तेहाद था, उसके सामने बैठी रही, और ऐसा लगता था कि ये मामलात बड़े सेटल हो गए और अब पार्टी ने अपना जो पुराना कल्चर है उसे बदल दिया है। लेकिन फिर वही नतीजा निकला जब 17 तारीख को ये फैसला अनाउंस कर दिया गया, तो इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया कि जी अब अगली सिटिंग नहीं होगी, और 7 दिन का टाइम दिया था गवर्नमेंट को कि इसने जुडिशल कमीशन बनाना है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, और अगर जुडिशल कमीशन नहीं
नहीं बनता तो फिर हम ज़ाहिर है वॉकआउट कर देंगे, बाइकआउट कर देंगे इन मुज़ाकरात का। तो ये सारा मामला जो था ना आगे फिर सामने आता गया और आज बहरहाल इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात को लात मार दिया। उन्होंने कहा जी अब कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जब केस का फैसला ही हो गया है तो इमरान खान साहब को अब मुज़ाकरात करने का क्या फ़ायदा। अब अगर सारे असीर छोड़ भी दिए जाते हैं, सारे कैदी छोड़ भी दिए जाते हैं और खान साहब अगर जेल के अंदर रहते हैं तो क्या फ़ायदा होगा। या अगर मिसिंग पर्सनस जो उनकी पार्टी के हैं उसके ऊपर कमीशन बन भी जाता है, 26 नवंबर का कमीशन बन जाता है, 9 मई का कमीशन बन जाता है, तब भी इमरान खान साहब को क्या फ़ायदा, क्योंकि इमरान खान साहब के केस तो चल रहे हैं। तो इसलिए मेरा ख्याल है फैसला ये किया गया है कि जनाब अब हमने मुज़ाकरात नहीं खेलना। तो यहाँ पे मामला आके लटक गया हुआ है। एक और ख़बर जो बड़ी दिलचस्प है कि आज कौमी असम्बली ने पैका कानून के अंदर जो तब्दीलियाँ हैं उनकी मंजूरी दे दी है और अब जो नया कानून बना है उसके मुताबिक कोई भी शख्स अगर फेक न्यूज़ देगा तो उसे 3 साल कैद की सज़ा हो सकती है और साथ साथ 20 लाख रुपए जुर्माना भी हो सकता है। और इसके साथ साथ अगर किसी खबर को फेक समझा जाएगा, जो शख्स जिसके बारे में वो खबर दी गई है या इदारे के बारे में खबर दी गई है वो ये समझता है कि खबर फेक है तो उसे उतारा भी जाएगा और उससे पहले ज़ाहिर है उस खबर को डाउन करने का कोई सिस्टम नहीं था। और उसके साथ साथ कानून शहादत के अंदर तरमीम भी कर दी गई है। अब जो नई डिवाइसेज हैं उन्हें कानून शहादत के तौर पर पेश भी किया जा सकेगा। और इसके साथ साथ कुछ इदारे हैं जिसके अंदर ज़ाहिर अफवाज पाकिस्तान है, फिर पार्लियामेंट है, फिर गवर्नमेंट है, फिर इसी तरह कुछ और अदारे भी हैं जिनके बारे में कोई खबर किसी किस्म की किसी भी प्लेटफॉर्म पे नशर नहीं की जा सकेगी। तो बड़ा सख्त कानून है और ऐसा कानून मुझे नहीं लगता कि दुनिया में किसी और कोने में किसी और मुल्क में हो सकता है, क्योंकि आज मॉडर्न दौर है और ऐसा मॉडर्न दौर है जिसके अंदर 14.5 करोड़ पाकिस्तान के अंदर स्मार्टफोन्स हैं और इन स्मार्टफोन में से हर स्मार्टफोन होल्डर जो है वो पूरे का पूरा एंकर है, पूरे का पूरा जर्नलिस्ट है, उसके पास सब कुछ है, वो कोई खबर भी नशर कर सकता है, कोई खबर किसी को दे भी सकता है। तो मेरा ख्याल है वो 14 करोड़ जो मोबाइल फोन है उसके ऊपर ही गवर्नमेंट ने पाबंदी लगा दी कि किसी खबर को आप आगे फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। और इस पे ज़ाहिर जर्नलिस्टों ने बड़ा शोर किया हुआ है, जो जर्नलिस्टिक बॉडीज़ हैं उन्होंने इसे रिजेक्ट कर दिया है और उन्होंने फैसला किया है कि इस कानून का बाकायदा मुकाबला किया जाएगा, क्योंकि इस कानून के होते हुए पाकिस्तान में अब जर्नलिज्म नहीं हो सकती। तो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक बड़ा खौफनाक किस्म का कानून पास कर दिया और मुझे ये लगता है कि आने वाले दिनों में जब ये गवर्नमेंट फारग होगी, अपोजिशन में होगी, तो सबसे ज़्यादा नुकसान इसी गवर्नमेंट को होगा जिसने ये कानून पास किया है। क्योंकि पाकिस्तान की रवायत है कि जो शख्स ये काम करता है, जो शख्स इस किस्म का गड़ा खोता है, अल्टीमेटली उसी को उसके अंदर गिरना भी पड़ता है और दफन भी होना पड़ता है। तो ये कानून कल को गवर्नमेंट के गले का पटा बनेगा, गवर्नमेंट के गले का ये फंदा बनेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपने एक ऐसा कानून पास कर दिया जिससे किसी को रिलीफ तो नहीं मिल सकता लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। अब हम अगली खबर की तरफ आते हैं, वो बहुत दिलचस्प खबर है। मलिक रियाज साहब का इशू इस वक्त क्योंकि हर जगह पर ज़ेर बहस है और आज से तकरीबन 2 साल पहले मैंने जनरल बाजवा साहब के साथ मीटिंग्स की थी और उस वक्त मैंने बहुत सारे नोट्स लिए थे। कल मैं अपने नोट्स चेक कर रहा था तो उस नोट्स के अंदर से एक चीज़ बड़ी दिलचस्प निकली, क्योंकि उस ज़माने में मलिक रियाज साहब का जो मामला था वो भी मेरा उनके साथ ज़ेरे गौर आया था, ये ज़ेरे बहस आया था। तो उस ज़माने में मैंने उनसे पूछा था कि ये बताएं कि ये जो 190 मिलियन पाउंड का इशू है ये आपके सामने कब आया था। तो उसके अंदर एक तो नोट्स के अंदर ये चीज़ निकली कि ये बेसिकली मामला मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने जनरल बाजवा साहब को बताया था। इससे पहले जनरल बाजवा साहब इससे बिल्कुल वाकिफ नहीं थे और ये उस वक्त हुआ 2022 में जब गवर्नमेंट बनी थी, जब पीडीएम की गवर्नमेंट बनी तो उस वक्त जनरल बाजवा के साथ जब मुलाकात हुई प्राइम मिनिस्टर साहब की, क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए हुए थे, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ कैबिनेट से एक इस किस्म की अप्रूवल हुई है और वो रिकॉर्ड का हिस्सा है और वो कोई 190 मिलियन पाउंड है और ये पैसे जो मलिक रियाज साहब के हैं और यहाँ पे वो आए थे और उसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में जमा करवा दिया गया था। अब उन नोट्स के अंदर जो मैंने देखा तो वो जनरल बाजवा साहब ने उस जमाने मुझे बताया था कि मुझे वाकई नहीं पता था इसके बारे में। ये जो मामला था ये सारे का सारा जनरल फैज़ हमीद और मलिक रियाज साहब और उसके साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और इमरान खान तक महदूद था और इसे इन सब ने मिलकर छुपा लिया था और आर्मी चीफ तक इन्होंने आने नहीं दिया था। उसके साथ साथ उन्हीं जो नोट्स में मुझे याद आया कि जनरल बाजवा साहब ने यह भी बताया कि हाँ अलबत्ता एक चीज़ बड़ी दिलचस्प थी, वो ये थी कि इमरान खान साहब ने हमें बुला के, यानी जनरल बाजवा साहब को बुला के और जनरल फैज़ हमीद साहब को बुला के ये कहा था कि ये जो साकिब निसार साहब हैं जो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, ये मलिक
मलिक रियाज को 1000 अरब रुपए का जुर्माना करना चाहते हैं और ये बहुत ज्यादा टू मच है। और अगर मलिक रियाज के ऊपर 1000 अरब रुपए का जुर्माना हो गया तो मलिक रियाज एक तो ये पैसे अदा नहीं कर सकेगा, दूसरा पूरी जो रियल स्टेट सेक्टर है वो क्रैश कर जाएगा पाकिस्तान में। और अगर मलिक रियाज साहब यहां से छोड़ के बाहर चले जाते हैं तो उससे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। तो मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान का नुकसान हो, तो आप इस तरह करें कि इस जुर्माने को कम करवाएं। आप जस्टिस साकिब निसार से मिलें और उन्हें कायल करें कि इतना जुर्माना जो जाहिर एक आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता ना वो अदा करेगा तो उसका कोई फायदा नहीं है, उसे साइजेबल करें ताकि वो पैसे अदा भी कर सकें और ये रियल स्टेट सेक्टर जो है वो पाकिस्तान के अंदर चलता भी रहे। तो फिर जनाब बाजवा साहब ने कहा कि मेरे सामने उन्होंने जनाब फैज़ हमीद से कहा कि आप ये मामला सेटल करें। तो जनाब फैज़ हमीद ने मेरी तरफ देखा और मैंने फिर उनकी तरफ देखा और फिर उसके बाद मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर जाने और आप जाने। तो उसके बाद जनरल फैज़ हमीद साहब ने जाके फिर ये मामला सेटल किया था और ये 1000 अरब रुपए से 460 अरब रुपए जुर्माना हुआ था, नीचे आया था। तो इससे आप अंदाजा लगाएं कि उस जमाने में किस तरह गवर्नमेंट ऑपरेट की जा रही थी, इमरान खान साहब क्या क्या करना चाह रहे थे और क्या क्या हो रहा था, जनरल फैज़ हमीद साहब का क्या उसके अंदर किरदार होता था। और यह भी बज़ाहिर ऐसा ही महसूस होता है कि जनरल फैज़ हमीद ने और साथ साथ इमरान खान साहब ने मिल के आर्मी चीफ को एक साइड पे कर दिया था, धकेल के दीवार के साथ लगा दिया था और वो डायरेक्ट हो गए थे और सारे मामलात को वो डायरेक्ट एक दूसरे के साथ सेटल करने की कोशिश कर रहे थे। अब हम आते हैं आज की टॉप स्टोरी की तरफ। है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक जज साहब हैं, बल्कि जज साहिबा हैं, उनसे रिलेटेड एक ऑडियो इस वक्त गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोगों ने मुझे भी वो ऑडियो भिजवाई है और इसके अंदर दूसरी साइड पे मिसाल यूसुफजई साहबा हैं। मिसाल यूसुफजई साहबा फ़ोन करती हैं जज साहबा को और उनसे ये कहती हैं कि इमरान खान साहब जो उनका मुकदमा या उनका जो मुकद्दर है अब आपके हाथ में है। तो दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है वो उन्हें कहती है फिक्र ना करें, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और ये मामला हल हो जाएगा, बल्कि पूरी पार्टी के ऊपर ये तलवार लटकी हुई है, ये मसला हल कर दिया जाएगा। और साथ ही फिर वो मिन्नत करती हैं मिसाल यूसुफजई साहबा उनकी और दूसरी तरफ से उनको दोबारा यकीन दहानी करवाई जाती है और फिर साथ एक छोटा सा काम भी कहा जाता है दूसरी जज साहबा की तरफ से। और वो अपने किसी अजीज़ का नाम लेती हैं कि उनका एक केस फंसा हुआ है किसी जगह पे खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप बीबी से कहें, यानी कि बुशरा बीबी से कहें कि ये मामला जो है उसको वो निकालें वहाँ से। अब जो बुशरा बीबी का जब जिक्र आ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये नियर पास्ट का है, यानी कि पिछले एक आध महीने की ये ऑडियो है, अगर इसको सही समझ लिया जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर जो ऑडियो है ये पिछले 2-1 महीने की है, क्योंकि बुशरा बीबी जब से पेशावर में बैठी हुई थी उस वक्त ये कॉल की गई थी और मिसाल यूसुफजई साहबा ज़ाहिर है उस वक्त उनकी तर्जुमान बने और उसके बाद जज साहबा के साथ उनकी बात हुई। लेकिन जब मैं गौर से इस ऑडियो को देखता हूं तो मुझे ये सही नहीं लगती, मुझे लगता है कि जाली है, क्योंकि और AI के ज़रिए बनाई गई है, क्योंकि उसके अंदर जो पाजिज हैं और कुछ जो फिक्रे हैं ऐसा लगता है कि जैसे उनको बनाया गया है। अब इसका एनालिसिस किसी न किसी जगह ज़रूर होना चाहिए और आज ही क्योंकि पैका का कानून गवर्नमेंट ने पास किया है तो मेरा ख्याल ये फिट केस है गवर्नमेंट के लिए कि वो इस ऑडियो को लें और इस ऑडियो को एनालिसिस करके फिर बताएं कि क्या वाकई ये कॉल दुरुस्त है या गलत है या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के खातून जज को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ये कैंपेन है और इस कैंपेन में एक जाली ऑडियो बना के उसको सर्कुलेट किया जा रहा है और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जज साहबा को बदनाम किया जा सके। तो गवर्नमेंट को इसका नोटिस लेना चाहिए और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को भी इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि बड़ी तेज़ी से सर्कुलेट कर रही है। कहीं ऐसा ना हो कि ये इतने बड़े लेवल पे सर्कुलेट कर जाए कि बाद में गवर्नमेंट के लिए डैमेज कंट्रोल करना मुश्किल हो जाए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए भी अपनी इज्जत बचाना मुश्किल हो जाए। इन मामलात को बहरहाल हमें किसी न किसी जगह पे ब्रेक लगानी पड़ेगी, वरना ये इस किस्म की जो ऑडियोज़ हैं वीडियोज़ हैं, जो इस किस्म का मटीरियल है वो पाकिस्तान के हर इदारे को खा जाएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अगले वीलॉग में मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।